आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसको हम थोड़ा देंगे और जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर बात करें तो जो इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है, बेसिकली इतिहासकार अपने प्राप्त सामग्री से और साहित्य का आलोचनात्मक शोध करने के बाद, एक वैज्ञानिक की भांति शोध करने के बाद जिन रिजल्ट पर पहुंचता है उसी को इतिहास बोलते हैं। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में हमें ज्यादा वृत्तांत नहीं प्राप्त है इन कंपैरिजन टू जो हमारे विदेशों में इतिहास है, विदेशी इतिहास है। तो हमारे भारत के संदर्भ में जो इंपोर्टेंट सामग्रियां हैं वो बेसिकली रिकॉर्ड्स, जो अभिलेख हैं प्रेजेंट में, सिक्के, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और लिटरेचर, जिसमें लिटरेचर में आपका इंडियन लिटरेचर और वेस्टर्न लिटरेचर। भारतीय साहित्य की तुलना में विदेशी साहित्य से भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का सही वर्णन हो पाता है, जबकि भारतीय साहित्य से वो चीजें हमें ज्यादा नहीं प्राप्त हो पाती। तो यूपीएससी और एनसीईआरटी ने जो इतिहास अपनी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, जो भी डाला हुआ है, वो आलोचनात्मक अध्ययन के आधार पर जो ज्यादातर इतिहासकारों का मान्य मत है उसको इतिहास के अंदर डाला गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा भारतीय इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, जिसमें सबसे पहले देखते हैं इसका नामकरण। ठीक है, तो हमारे जो महाकाव्य पुराण है उसके अंदर भारत का जो नामकरण है वो भारतवर्ष, हम लोग सुनते होंगे भारतवर्ष से जम्बू द्वीप पे भारत खंडे, जो हमारे मंत्र होते हैं उसके अंदर भी भारतवर्ष देखते हैं। तो ये भारत देश है, यानी जो ऋषि मुनि भरत का देश है, इनके निवासियों को भारतीय बोला गया, भारत की संतान बोला गया है। यूनानी जो ग्रीक्स थे, इन्होंने इसको इंडिया बोला गया, इंडिया, और मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको हिंदुस्तान नाम दिया। तो भारत के बेसिकली तीन नाम देखने को मिलते हैं, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। तो भारत बेसिकली भारत के नाम पर पड़ा, यूनानी ग्रीक्स ने इनको जो नाम दिया है वो आपका इंडिया नाम दिया, मुस्लिम इतिहासकार इसको हिंदुस्तान बोलते हैं। ये जो आपको मैप दिख रहा है ये भारत है। हालांकि भारत, अखंड भारत का जो प्रेजेंट में जो कॉन्सेप्ट चलता है वो अलग कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट का जो भारत आपको दिख रहे हैं और पाकिस्तान जो प्रेजेंट का दिख रहा है वो हमारे भारत के पार्ट रहा है। भारतीय इतिहास के संबंध में धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ प्लस रिकॉर्ड्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये सारे भारत के इतिहास को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। इनमें से अगर धार्मिक ऐतिहासिक स्रोत की बात करें तो धार्मिक ग्रंथ के अंदर बेसिकली जो वेदास हम देखते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये चारों वेद प्लस ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर जो सेक्युलर साहित्य, सेक्युलर लिटरेचर है, ठीक है, जिसके अंदर आपका चाणक्य का कौटिल्य का शास्त्र हो गया, कल्लड़ की राजतरंगिणी हो गई, मुद्रा राक्षस हो गया, विशाखा, ठीक है, कालिदास का रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। उन सारी चीजों से जो हमें ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे, ये किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, ये सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, वहां से हमको जानकारी प्राप्त होती। तीसरा, विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत के अंदर बेसिकली जो यात्री विजिट किए हैं उसमें से यूनानी यात्री, अरबी यात्री प्लस आपके जो भारतीय यात्री हैं, आपके चाइनीज, आपके जो हेनसान, ईचिंग और फाइयान, ये जो है ना भारत के अंदर विजिट किए। तो इन यात्रियों द्वारा जो रिकॉर्ड्स लिखे गए हैं वो रिकॉर्ड्स आज अगर हम पलट के देखते हैं तो वहां से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चौथा, हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में आपको एक दिख रहा है, इसके अंदर सिक्के भी आते हैं, मृद भांड आते हैं, और इसके अंदर जो हमारे जो इंस्क्रिप्शंस आते हैं, धातु पत्र आते हैं, और कई राजाओं द्वारा जो स्तंभ लेख लिखे गए हैं वो भी इसके अंदर हमें प्राप्त होते हैं, जो हमें एंशिएंट इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से, जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को लिटरेचर के आधार पर वेरीफाई किया जाता है तो हमको एक एग्जैक्ट जो कंक्लूजन निकल के आता है वो हमारे इतिहास के अंदर हम लोग लिख देते हैं, वो हमको एग्जैक्ट, हम उसकी जानकारी मानते हैं। आगे चल के देखते हैं जो धार्मिक एवं ऐतिहासिक संबंधी जो ग्रंथ है उनके अंदर ये जो रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं ये सारे, और आपके हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया वेद, आपके वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है, इनका अलग अलग चीजों से संग्रह है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा ब्राह्मण स्क्रिप्ट, जो हमारे शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये सारे जो है ना हमको इसमें धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं, पुराण मिलते हैं, हमारे वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए,
और स्मृति ग्रंथ हो गए, धर्मसूत्र हो गए, अरण्यक हो गए, और साथ ही साथ जैन साहित्य, जो जैनिज्म जब पॉपुलर हो रहा था उस समय पे जो साहित्य लिखे गए वो, और साथ ही साथ बुद्ध साहित्य, त्रिपिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक एटसेट्रा। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ में मैंने आपको बताया जो अर्थशास्त्र का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी कल्लड़ की, चचनामा अली अहमद का, अष्टाध्यायी पाणिनि की, गार्गी संहिता, कात्यायन की, महाभाष्य पतंजलि का। ये भी हमको, ये बेसिकली वैदिक लिटरेचर है, ये बेसिक, ये जो लिटरेचर है ये कौन सा, ये सेक्युलर लिटरेचर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेदास के अंदर अगर बात करते हैं तो वेद बेसिकली 4 तरह के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। जिसमें से ऋग्वेद के अंदर देखते हैं तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है, कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचास, राइट। और इसका विभाजन 10 मंडल में किया गया है, और इसके अंदर 1028 सूत्र हैं, और इसमें से 10,462 ऋचा हैं। और ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा जो ज्ञान दिया गया, मंत्र दिए गए, वो दिए गए इंद्र को, यानी इंद्र को समर्पित है। दूसरे नंबर पे जो हमारे देवता हैं वो है अग्नि। तो सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पीसीएस के अंदर पूछा गया है, यूकेपीएससी में पूछा गया था इसी साल, कि सबसे ज्यादा ऋग्वेदास के अंदर जो मंत्र है वो किसके लिए, वो इंद्र भगवान के लिए। दूसरे नंबर पे अग्नि है। तो ऋग्वेद के अंदर जो इंपोर्टेंस देवता है वो है इंद्र और अग्नि, ठीक है। इसको पढ़ने वाले जो ऋषि थे वो थे होत, ठीक है, होत ऋषि। और इन्होंने ऋग्वेद के अंदर जो 10 के 10 मंडल में से 2 से लेकर 7 मंडल तक का वर्णन किया हुआ है, जिसको एक ही क्लैन मंडल जिसको बोलते हैं, एक ही वंश के लोगों ने इसको लिखा हुआ है। इसमें जानकारी देती आर्यों की राजनीति, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यन। जैसा कि हम जानते हैं आर्यंस की जो राजनीतिक सिस्टम है वो ग्रामीण सिस्टम रहा है आर्यों का, जिसमें से उन्होंने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पर जो ज्यादा लोग मानते हैं, उनका मत है कि आर्यों के अटैक की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन तबाह हो गई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब तबाह होगी तो उस समय पर आर्यंस यहाँ पर जो एक नई सिविलाइजेशन लेकर आएंगे उसको बोला जाएगा रूरल सिविलाइजेशन। तो रूरल सिविलाइजेशंस हमारी आर्यों की राजनीतिक प्रणाली थी, और लोग सिटियों से निकलकर गांवों में रहने लगे। और हम जैसा कि विश्वामित्र वगैरह देखते हैं तो जंगलों के अंदर आश्रम वगैरह होते थे। तो इनकी जो राजनीतिक प्रणाली कैसी है, गांवों की है। और ये राजनीतिक प्रणाली गांव से लेकर ग्राम, देश, जनपद और आपका महाजनपद तक आगे चल के डेवलप होगा, राइट। तो ये इनकी जो हमारी डेवलपमेंट दिया हुआ वो इसके अंदर दिया हुआ। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, इसमें तीसरा मंडल जो है ना वो विश्वामित्र द्वारा रचित है। और सूर्य देवता को, ठीक है, सूर्य देवता का नाम ऋग्वेद के अंदर सावित्री बोला गया है, ठीक है। तो सावित्री को समर्पित जो गायत्री मंत्र है इसमें इसका वर्णन दिया गया है जो ऋग्वेद के अंदर, राइट। तो सूर्य देवता को समर्पित है हमारा मंत्र सावित्री, उनको इसका वर्णन दिया गया। 8वां मंडल के अंदर हस्तलिपि लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 टाइम्स, राइट। ये 8वें मंडल में दिया हुआ है, इसको हम खिल बोलते हैं। 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। और 10वें मंडल के अंदर चातुर्वर्ग समाज यानी कि 4 वर्ड्स ऑफ द सोसाइटी बताए गए हैं, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ड है। और उस समय पे ये वर्ड बेसिकली कर्म आधारित थे। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा का काम कर रहा है तो ब्राह्मण है, अगर कोई व्यक्ति रक्षा का, डिफेंस का काम कर रहा है तो क्षत्रिय है, अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो शूद्र है, सॉरी वैश्य है, और अगर कोई व्यक्ति लोगों के तीनों वर्णों की सेवा कर रहा है तो शूद्र है। इसी आधार पर कर्म आधारित समाज बना दिया गया, जिसमें 4 वर्णों को बनाया गया, ठीक है। इसमें जो धर्मसूत्र है, जो धर्मसूत्र जैन के कर्तव्य वर्णन किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, ये सब इसके अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। और वैदिक साहित्य जो प्राचीन ऋग्वैदिक इतिहास के संदर्भ वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। दूसरे नंबर पर इंपोर्टेंस हो जाते हैं वो होता है सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। अगर आप